नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। हमारे साथ हैं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर सुमेर सेठी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे शो में आने के लिए। दर्शकों, पिछले शो में हमने मेडिकल एजुकेशन और मिशन 2047 की चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। मिशन 2047 के विजन को पूरा करने के लिए मेडिकल एजुकेशन एक अहम केंद्र बिंदु है। भारत में हर साल हजारों नए डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा रही है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स को एक्सपेंड किया जा रहा है और डिजिटल मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2047 तक एक स्वस्थ और विकसित भारत के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार करना हम सभी की प्राथमिकता है। सुनील सर, डॉक्टर सुमेर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार। तो पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों पर डिस्कशन किया था जो कि हेल्थ एजुकेशन से जुड़ी थी, और इस एपिसोड में मैं चाहती हूँ सबसे पहले हम बात करें एनएमसी की, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की, जो कि भारत में मेडिकल एजुकेशन में एक बूम लेकर आया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसने मेडिकल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। पिछली बार हमने बहुत ही बारीकियां आपसे जानी थी मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के बारे में। इस बार मैं चाहती हूँ हम बात करें नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। किस तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन के आने से हेल्थ एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जो हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट, और ये किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन में अलाइन करता है। सिमरन, जैसे आपको ध्यान होगा पिछली बार हम बात कर रहे थे कि अगर कोई बच्चा एक एम्स में दिल्ली के पढ़ता है और एक बच्चा कहीं और पढ़ता है तो उनके मेडिकल एजुकेशन के क्या इम्पैक्ट होगा जब वो डॉक्टर बन के निकलेंगे, क्या उनके क्वालिटेटिव कोई चेंज होगा या क्या होगा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि नई कैरिकुलम सेम है। तो ये एक एक्ट बनाया सरकार ने जिसे हम बोलते हैं, जो आपने नाम लिया अभी, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। ये इसलिए महत्वपूर्ण कानून है कि सरकार ने अब सोचा कि ये इतने सारे मेडिकल कॉलेज बनेंगे, तेजी से मेडिकल सीट बढ़ रही हैं, तेजी से डॉक्टर बनेगा, तो सबके लिए एक यूनिफॉर्म टेस्ट लाया जाए कि जितने भी एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे और डॉक्टर बनेंगे देश में, उन सबको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम है नेक्स्ट। वो टेस्ट देने के बाद जब वो टेस्ट दे देंगे तो उनको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। और ये एक ऐसा एग्जाम होगा जो कि एक एग्जाम होगा। अभी तक क्या होता है, जो बच्चे बाहर से मेडिकल एजुकेशन लेके देश में आते हैं उन्हें एक अलग एग्जाम देना पड़ता है, और हमारे देश में एमबीबीएस करने के बाद बच्चा अगर एमडी करना चाहता है तो उसे एक अलग एग्जाम देना पड़ता है। तो इसमें कुछ इस तरह से लाया गया, ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ देश में, हो सकता है 2026 से लागू हो जाए, कि जब ये टेस्ट आ जाएगा तो सबको देखने के लिए कि डॉक्टर कॉम्पिटेंट है, फोकस्ड है और एलिजिबल है, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सके देश में, उसके लिए ये एग्जाम है जिसे हम नेक्स्ट बोलते हैं। बिल्कुल। और सुमेर सर, एनएमसी और नेशनल एग्जिट टेस्ट के लागू होने के बाद मेडिकल एजुकेशन और इवैल्यूएशन में कौन कौन से मुख्य पैरामीटर्स हैं जिनमें बदलाव आने वाले हैं, और यानी कि ग्रेजुएट्स की अगर हम लोग बात करें तो उनकी कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड्स और असेसमेंट में किस तरीके से बदलाव आएगा? जैसा हमने पिछले एपिसोड में बात किया कि पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं, और आपने एक अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे सिटीजन की तरह आपने पूछा भी कि क्या वो सबका लेवल सेम होगा, तो उसका आंसर इसी एक्ट के अंदर छुपा हुआ है। उन्होंने, जैसे सुनील जी ने बताया, कि एक एग्जाम को एनविजन किया, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एनविजन किया, जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो जो सबसे बड़े बदलाव आएंगे कि पहले, आज अगर जब हम एमबीबीएस करते हैं हमें डिग्री और लाइसेंस साथ में मिल जाता है जी। आज उन्होंने उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। आपकी यूनिवर्सिटी आपको एमबीबीएस की डिग्री देगी, लेकिन लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन आपको तभी मिलेगा जब आप नेक्स्ट का एग्जाम पास करोगे। ये एग्जाम 2 पार्ट में लिया जाएगा। पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा, पार्ट 2 इंटर्नशिप के बाद प्रैक्टिकल भी होगा, क्लिनिकल स्किल भी आपके टेस्ट किए जाएंगे, जो कि अब तक किसी भी एग्जाम में नेशनल लेवल पे कभी भी नहीं किया गया। और ये उसी विजन का भाग है जहां पे हम स्टैंडर्डाइज दोनों चीजों को कर रहे हैं। करिकुलम को स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने सीबीएमई करिकुलम बना के, और जो डॉक्टर बाहर आ रहा है, जो हर सिटीजन तो यही चाहेगा ना कि बच्चा कहीं से भी पढ़ाओ, डॉक्टर तो बराबर होना चाहिए ना, वो उस एग्जाम के माध्यम से इम्प्लीमेंट होगा कि सभी को वो पास करना पड़ेगा। और उसकी एक और खूबसूरत चीज भी है कि आज जो बच्चे इंडिया के बाहर एमबीबीएस करते हैं, इंडिया वापस आके उन्हें एग्जाम देना पड़ता है। उसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्क्रीनिंग एग्जाम। नेक्स्ट आने के बाद वो एग्जाम भी हट जाएगा, नीट पीजी भी हट जाएगा,
सब लोगों को एक ही एग्जाम देना होगा नेक्स्ट, चाहे वो इंडिया में पढ़े, बाहर पढ़े। अगर इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो नेक्स्ट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, और उसी के स्कोर के आधार पे कि जिसका नंबर जितने ज्यादा होंगे उससे वो अपनी चॉइसेस ब्रांच की भी और जगह की भी कर पाएगा। बिल्कुल। और सुमेर सर, आपसे हमने पहले भी डिस्कस किया था नीट यूजी और नीट पीजी के बारे में। आपने बताया था कि नीट पीजी के लिए क्या क्या करिकुलम होता है, और अब नेक्स्ट के आने से नीट पीजी क्या पूरी तरह वेव ऑफ हो जाएगा? और नेक्स्ट के सिलेबस की फिर से हम बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस नेक्स्ट का होने वाला है? और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब ये इम्प्लीमेंट करने की बात शुरू हुई थी, जब ये एक्ट पार्लियामेंट में भी आई थी, तो उसमें काफी डिबेट था कि कई लोग ये कहते हैं कि पहले आपको लाइसेंसिंग एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद एक नीट पीजी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए। लेकिन जितने हमारे मेडिकल छात्र हैं, जितने भी बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर एक और एग्जाम मत डालो। तो जो एक जनरल कंसेंसस इस समय है कि जिस दिन नेक्स्ट इंप्लीमेंट होगा नीट पीजी उससे फेज ऑफ कर दिया जाएगा। उस नेक्स्ट के ही स्कोर के आधार पे पीजी भी मिल जाएगी। और दूसरा जो बदलाव वो कह रहे हैं कि आज नीट पीजी में एमबीबीएस के सारे 19 सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी जाती है, सबको पूछा जाता है। नेक्स्ट आने के बाद उनका कहना है कि क्लिनिकल चीजों को ज्यादा पूछा जाए। क्लिनिकल जो हम सच में प्रैक्टिकल जो चीजें डॉक्टर के काम की बात है वो ज्यादा पूछी जाए, क्योंकि वो लाइसेंसिंग एग्जाम भी है। और खास तौर पे अगर हम सपोज इंडिया के बाहर से कोई पढ़ के आ रहा है, तो जो बीमारी इंडिया में कॉमन है उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ताकि चेक कर सकें कि उस डॉक्टर ने वो बाहर पढ़ा था, उसके सिस्टम में वो सब था कि नहीं था। तो डुअल पर्पस हो गया, लाइसेंसिंग भी और पीजी का एग्जाम भी। बिल्कुल। सुनील सर, डॉक्टर्स जो होते हैं वो नेशन बिल्डर्स भी होते हैं, और डॉक्टर बनते हैं मेडिकल एजुकेशन लेने से। तो मेडिकल एजुकेशन में ऐसे कैसे रिफॉर्म्स आप चाहते हैं कि हों जिससे डॉक्टर्स नेशन बिल्डिंग में और भी ज्यादा योगदान अपना डाल सकें? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारी मेडिकल एजुकेशन है वो पूरी तरह से पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। जब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगी तो सही मायनों में मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ पब्लिक हेल्थ को समझने में भी आसानी होगी। और जो हमारे डॉक्टर्स होंगे वो विद इन द फोर वॉल ऑफ हॉस्पिटल ना रह के वो एक समझिए कि पब्लिक हेल्थ में कंट्रीब्यूटर हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्योंकि अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पहल, तो मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम के बीच भी एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो हैं हमारे वो वैक्सीनेशन ड्राइव से लेकर के सभी चीजों में डे वन से योगदान सीधे सीधे हो उनका, और सीधे सीधे वो पब्लिक से जुड़ें और उसके साथ काम करें। तो जब ये दोनों हम करेंगे, जो दो बड़ी बातें मैंने कही हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रेजुएट डॉक्टर होंगे वो नेशनल बिल्डिंग में सही मायनों में योगदान करेंगे। दूसरी बात की जो हमारे को रिसर्च है, वो रिसर्च हमारे को दायरा बढ़ा के अपने देश में जो हमारे देश में ज्यादा बीमारियां लोगों को हो रही हैं, जो हमारा डाटा कहता है, उन सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। ध्यान केंद्रित करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका समाधान निकालें, और उसको भी हम अपने करिकुलम के अलावा जो हम वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जुड़ेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज जो भी होंगे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, तो उसमें बहुत सहूलियत मिलेगी। क्योंकि उस समय पे उसको पता होगा कि जो बीमारियां उस डिस्ट्रिक्ट या देश के उस पार्ट में हो रही हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ से वो सीधा सीधा कॉलेज जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों एक साथ काम करेंगे। तो मुझे लगता है देश को ज्यादा फायदा होगा, और सही मायनों में जो हम डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं कि हर जगह पे मेडिकल कॉलेज हो, उसका प्रॉपर फायदा लोगों को मिलेगा, और हमारे मेडिकल ग्रेजुएट सही मायनों में हम बोलेंगे कि नेशनल बिल्डिंग के सच्चे आर्किटेक्ट बन पाएंगे, और विकसित भारत 2047 में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर ये जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं ये निकल के काम करेंगे तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो लोगों को आती है उनके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, और जो बेसिक प्रैक्टिस और लोगों से इंटरेक्शन है, मुझे लगता है वो उनको एक ना सिर्फ बेटर डॉक्टर बल्कि बेटर ह्यूमन भी बनाएगा, जो कि कंपैशनेट डॉक्टर बनेंगे, और यही नेशन बिल्डिंग की नींव होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ केयर की पॉलिसी एक डॉक्टर ड्रिवन पॉलिसी बने, वो ज्यादा मैक्रो इम्पैक्ट ला सके।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं और एवोल्यूशंस भी नए नए आए हैं और स्पेशली टेक और एआई का एवोल्यूशन जो है वो हर फील्ड में इस वक्त देखा जा रहा है। और अगर हम यंग डॉक्टर्स की बात करें, यंग डॉक्टर्स की एस्पिरेशंस की बात करें, तो पिछले टाइम में कुछ और एस्पिरेशंस हुआ करती थी, लेकिन अब साथ साथ एआई भी इन्वॉल्व है और टेक भी इन्वॉल्व है। तो यंग डॉक्टर्स की एस्पिरेशंस क्या है? वो डॉक्टर जब एक ग्रेजुएट होता है क्या सोचता है कि आगे उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान किस तरीके से देना है? तो जो आज का डॉक्टर है ना, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज का डॉक्टर। ये ना पहले से बिल्कुल फर्क है जी। पहले ना एक डॉक्टर, अगर एक इंसान डॉक्टर बनता था, सोचता था क्लिनिक खोलूंगा, मरीज देखूंगा, उसके परिवार को देखूंगा और मैं हो सकता है सरकारी नौकरी करूं। इस लगभग इतना उसका एम्बिशन था जी। आज ना डॉक्टर ज्यादा चाहता है जिंदगी से, और ना केवल जिंदगी से, सोसाइटी से भी वो चाहता है कि वो बड़ा रोल प्ले कर सके। मतलब अभी जैसे मैं सुनील जी बता रहे थे कि पॉलिसी के अंदर हम डॉक्टर्स को हम ग्राउंड वर्कर की तरह हम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है जो आज का डॉक्टर है ना, वो चाहता है कि मैं पॉलिसी भी मैं बनाऊं, हेल्थ केयर की पॉलिसी एक डॉक्टर ड्रिवन पॉलिसी बने, वो ज्यादा मैक्रो इम्पैक्ट ला सके। माइक्रो इम्पैक्ट का मतलब है कि मैं एक परिवार को देखता हूँ, एक मरीज को देखता हूँ। मैक्रो मतलब कि अगर हम पॉलिसी का भी भाग बनते हैं तो पूरे समाज को एक बेटर आइडिया दे पाते हैं। तो आज का जो यंग डॉक्टर है ना, वो ज्यादा चाहता है, वो चाहता है कि वो समाज को, पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करे। वो एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है। वो केवल ये नहीं चाहता मैं किसी के लिए काम करूं, वो चाहता है कि मैं रोजगार बनाऊं। वो एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है, वो टेक ड्रिवन हेल्थ केयर भी लाना चाहता है, वो रिसर्च भी करना चाहता है, वो लीडरशिप पकड़ना चाहता है। तो अगर ना हमारी जितनी भी पॉलिसी है, जो भी आज हमें अगर कोई भी पॉलिसी मेकर सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज का डॉक्टर को अगर हम लीडरशिप दे देंगे ना, ये हमें वहां पहुंचाएगा जहां सच में हम 2047 तक पहुंचना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जहां हेल्थ केयर डेवलप ना हो और देश डेवलप हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो देश तभी डेवलप होगा जब लोग हेल्दी होंगे। अब जापान इसलिए डेवलप्ड है, वहां लोग 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। तो डॉक्टर ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, डॉक्टर चाहता है कि मैं पूरा का पूरा इम्पैक्ट का भाग बनना चाहता हूँ, पूरा लैंडस्केप का, पूरे गेम प्लान का भाग बनना चाहता है। वो अकेला वो नहीं कह रहा कि मुझे कमरे में दे दो, पॉलिसी तुम बनाओ या एंटरप्रेन्योर कोई और बन जाए, ऐसा नहीं। डॉक्टर सब चीज का भाग बनना चाहता है। बिल्कुल। और यंग माइंड्स की एफिशिएंसी जो है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा होती है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब एम्बिशन ज्यादा है, एम्बिशन भी ज्यादा है, एफिशिएंसी भी ज्यादा, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर सोसाइटी में बेटर पॉलिसीज लाने के लिए ऐसे यंग ब्रेन्स को यूटिलाइज किया जाए तो मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें एक बात और भी इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगती है जी। कि जब हम बोलते हैं टेक और एआई, तो जब अभी क्या होता है, मान लीजिए एक टेक डेवलप हो रहा है एआई बेस्ड और वो नॉन डॉक्टर कर रहा है, जो डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उतना इंपैक्ट डाल ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ लूप होल्स निकल आएंगे, जितना इंपैक्ट एक डोमेन एक्सपर्ट डाल सकता है। तो यदि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज का डॉक्टर चाहता है मैं टेक भी करूं, एआई भी करूं, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि उसे डोमेन एक्सपर्टीज भी है, क्योंकि डोमेन एक्सपर्टीज उसने एक बहुत लंबे प्रोसेस से ऑब्टेन की है। तो वो अपने साथ टेक के कुछ लोगों को मिला के यदि कुछ टेक बनाता है और एआई बेस बनाता है, तो मुझे लगता है ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और मुझे लगता है कि यंग डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि कैसे वो टेक और टेलीमेडिसिन के जरिए पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे पाएं और पूरा विश्व देख पाए भारत की तरफ कि टेलीमेडिसिन के जरिए हम वो चीजें बता रहे हैं उन्हें, और हम बता रहे हैं कि कैसे भारत के डॉक्टर ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं बाकी पूरे विश्व के डॉक्टर से। जी, क्योंकि यहाँ मेडिकल एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ऑलरेडी टेक और एआई हमारी मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम में है या फिर लेटर ऑन इनकॉर्पोरेट करने का कोई प्लान है? अभी नहीं है और होना चाहिए, लेकिन और ये जो मेरा फिर से वही क्वेश्चन है और मैं वही चाहता हूँ कि जो यंग डॉक्टर है, ये जो यंग लोग हैं ना, इनमें बहुत फायर है जी। इनको बहुत कुछ करना है। अगर ना हम इन्हें इनेबल करते हैं, पॉलिसी का पर्पस होना चाहिए इनेबल करना, ये इनको इनेबल करते हैं। हम हमारे एम्स जो हमने 23 बनाए, जो हमने पिछले एपिसोड में बात किए थे, उनको लीडरशिप लेनी पड़ेगी। हमें एंटरप्रेन्योर इंक्यूबेटर सेल बनाने पड़ेंगे, हमें एआई के लैब्स बनाने पड़ेंगे, रिसर्च को फंड भी करना पड़ेगा। बिना फंडिंग के बड़ा रिसर्च नहीं हो पाएगा। हमें पूरी तरह से इनको इनेबल करना पड़ेगा कि हम ना रिवर्स कर दें सब कुछ। आज हम बाहर लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमें 2047 तक वहां पहुंचना है कि रिसर्च यहां हो,
आइडिया हम लाएं और इम्प्लीमेंट भी करें। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार के लेवल पे हम हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग हैं, मैन पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये हम उसको अंडर यूटिलाइज करते हैं। जो यंग डॉक्टर्स हैं, इनको हमें एनकरेज करना चाहिए, इनको दिशा दिखानी चाहिए और हर पूरा सिस्टम इनको बनाने में लग जाना चाहिए। और टेक और एआई जो है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हेल्थ केयर एजुकेशन में। 100%। जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जो हमारा हेल्थ केयर होगा, जब डेवलप इंडिया होगा, तो वो इक्विटी, इनोवेशन और रेजिलेंस के सिद्धांतों पे होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। बात क्योंकि हम 2047 की करते हैं, क्योंकि हमारा मिशन वही है, तो 2047 तक डेवलप इंडियन हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि 2047 में जो हमारा हेल्थ केयर होगा, जब डेवलप इंडिया होगा, तो वो इक्विटी, इनोवेशन और रेजिलेंस के सिद्धांतों पे होगा। क्योंकि ये तीनों सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। और मेरे को ऐसा लगता है, और मेरे को लगता नहीं, मेरे को लगता है ऐसा होना ही चाहिए कि हेल्थ केयर रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के आधार पर होगा। हर सिटीजन को यूनिवर्सल एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास केयर मिलेगी। ऑप्टिमल डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित होगा। और अगर मैं देखूं, इंडिया ग्लोबल बेंचमार्क भी स्थापित करेगा मेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ और फार्मास्यूटिकल इनोवेशन में, जिससे ना केवल डोमेस्टिक वेलबींग की हम बात करेंगे बल्कि ग्लोबल सॉल्यूशन में हमारा योगदान होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी से क्या होगा कि हमारे यहाँ बीमारियां कम होंगी, तो उससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है कि 2047 का जो हेल्थ केयर होगा, वो केवल इलनेस को क्योर करना उसका काम नहीं होगा, बल्कि एक हेल्दी, इंपावर्ड और ग्लोबली रिस्पेक्टेड नेशन को तैयार करना होगा, जिससे कि हमारा विकसित भारत का जब सपना साकार हो रहा होगा, तो ये सारी सुविधाएं मेडिकल की देश को मिलेंगी। बिल्कुल, और मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी, ना सिर्फ लोगों की हेल्थ अच्छी होगी बल्कि लाइफ लॉन्जेटिविटी भी बढ़ेगी। और आपने जापान का एग्जांपल दिया था कि लोग वहां पर 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। क्या 2047 तक हम भी ये बिलीव करें कि इतना अच्छा हेल्थ केयर हो जाएगा कि हमारी भी लाइफ लॉन्जेटिविटी बढ़ेगी? मुझे ऐसा लगता है कि 2047 तक हमारे पास इंडिया में ना 3 चीजें बहुत अच्छी हैं जी। हमारे पास डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत सारे हैं। ये सब मिलके ना इतना डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जिसको कोई देख ही नहीं रहा है। आज हमारे हॉस्पिटल्स में जितने मरीजों का इलाज हो रहा है, मासिव नंबर्स हैं। जितना मरीज हम एक दिन में देख लेते हैं, कभी कभी मैं मेरे विदेश के दोस्तों से जब बात कर रहा होता हूँ, वो कहते हैं हमने महीने में नहीं देखे जितने तुम एक दिन में कर लेते हो, इतना। तो मुझे क्या लगता है, डेटा इज द न्यू ऑयल। 2047 तक ये पूरा डेटा, क्योंकि इंजीनियर बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे,
आईआईटीज इतने अच्छे हैं, आप तो जानते ही हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डेटा बहुत है, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन 2047 तक हम उसको अमालगम कर लेंगे। और जो डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर दुनिया भर में आएगा ना, उसकी लीडर हम बनेंगे। किसी और के पास वो डेटा ही नहीं है। हमें किसी तरह से इस पूरी चीज को अलाइन करना है और उसके ग्लोबल लीडरशिप लेनी है। और उसके अलावा ना एक एंगल है जो डॉक्टर सुनील जी ने वहां पे शुरू भी किया बताना कि आज ना आपका हार्ट रेट क्या है, आज आपका बीपी क्या है। कई सारे ऐसे वेरिएबल डिवाइसेस आ गए हैं जिससे हमें पता चल जाता है, आप एक्सरसाइज करते हो आपका हार्ट रेट कितना बढ़ रहा है, आपका ऑक्सीजन का कितना चेंज हो रहा है, सब आप देख पाते हो। मुझे लगता है 2047 तक ना हम प्रिवेंटिव पहले ही, मतलब मरीज डॉक्टर के पास आने से पहले ही ये सब डेटा ही उसको बता देगा कि उसको बीमारी होने वाली है या नहीं होने वाली है। कुछ ऐसे भी जगह पे, उस जगह पे जब उस डेटा के ऊपर एआई डाल दी जाएगी तो प्रिडिक्टिव हम बता पाएंगे, जो कि आप भी एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन आप चाहते हैं कि बीमार होने के बाद ना जाए हम डॉक्टर के पास, क्या मुझे पहले बता दें, स्क्रीनिंग हो जाए, मुझे जल्दी पकड़ लें। तो मुझे लगता है हम उस सब दिशा के अंदर ग्लोबल लीडरशिप लेंगे। बिल्कुल, और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ही हम उस तरफ बढ़ा रहे हैं और 2047 तक यकीनन अगर यही विजन रहा और मैन पावर और हमारे डॉक्टर्स जो है इसी तरीके से काम करते रहे तो डेफिनेटली मिशन 2047 जल्द ही पूरा होगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक एआई का इस्तेमाल विदेशी लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डाटा है। आज जो भी डाटा है, जैसे सोशल मीडिया है, वो डाटा सब बाहर है। और एआई, आप डाटा भी तो लगाओगे ना। एआई कैसे काम करता है? एआई डाटा देखता है, उस डाटा को एनालाइज करके बता सकता है कुछ। तो जब हमारे पास मैसिव डाटा आज है, वो डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, उस डाटा के ऊपर एआई लगेगा तो हम वंडर कर सकते हैं। और प्रिवेंटिव की जो हम बात करते हैं, वो रियल में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ हम बढ़ चुके होंगे। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही सुनील सर, और मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में हमने इतनी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस की हैं जो कि हेल्थ केयर के जो लोग हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट स्पेशली हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। और जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे एपिसोड के थ्रू एक मैसेज ज़रूर दें। मुझे लगता है कि जैसे देश में नीट आ गया, यूनिफॉर्म हो गया, एग्जाम एंट्रेंस का एक सा हो गया, और हमारे 2019 का एक्ट पास हो गया जिसमें कि हमने बात की नेक्स्ट की कि नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये लाना बहुत जरूरी है, जिससे पूरे देश के हमारे जो सिटीजन हैं उनको विश्वास हो जाए कि ये जो डॉक्टर है, क्योंकि उस समय जो डॉक्टर बाहर से पढ़ के आएगा, चाहे देश में पढ़ा होगा, वो एक टेस्ट देगा जिससे उसे लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। तो ये बड़ा जरूरी है। उससे क्वालिटी की जो बात होती है कि जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं उसको वो पूरा स्किल सेट उसका ठीक है और वो एलिजिबल है प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है सरकार इस दिशा में काम कर रही है और उसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर सुमेर, मैं चाहूंगी कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप भी हमारे दर्शकों को एक मैसेज जरूर दें। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल एजुकेशन में ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स को ऐड करना जरूरी है। लीडरशिप उसके अंदर एक है, उसके अंदर जैसा आपने पहले भी कहा टेक्नोलॉजी उसका भाग होना चाहिए, एआई उसका भाग होना चाहिए। और मैं तो शायद थोड़ा ज्यादा कह जाऊं, इस मीडियम में आपने मुझे मौका दिया है तो जिस प्रकार से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसी प्रकार से हमें एक मेडिकल सर्विस भी एनविजन करनी चाहिए कि जिसमें डॉक्टर ही एलिजिबल होने चाहिए, जो कि मेडिकल सर्विस का भाग बने और पॉलिसी मेकिंग का भाग बने। हमें ना फ्रंट सीट लेनी है। जितने भी जब देश को ना क्वालिफाइड लोग लीड करेंगे ना, जो डॉक्टर होंगे वो अपना पॉलिसी सही बताएंगे और वो आगे हम ज्यादा बेटर बढ़ा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। बाकी बहुत ही हो सकता है सुनील जी इसमें ऐड करें। मेरे को लगता है आपने बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लाइसेंस जिनको मिला हुआ है, और एक पैरामीटर सेट करने के बाद एक ऐसा एग्जाम या उन सबको एक दर्जा जिससे कि जैसे आईएएस देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सारा, पुलिस के आईपीएस देखते हैं, फॉरेन सर्विस को आईएफएस देखते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम हैं, ऑडिट के अलग एग्जाम हैं, उस सबके हैं। तो डॉक्टर्स का भी एक ऐसा होना चाहिए कि वो सब हों और वही जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको सुपरवाइज वही लोग करें या हेड वही लोग करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इनोवेशन होगा और मुझे ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद इसी की कमी है जो थोड़ा बहुत लैग हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में है। अगर ये पैरामीटर्स भी पूरे हो जाएंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो सुनील सर, जिस तरीके से हमारी परंपरा है, हम अपने गेस्ट को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करते हैं, तो मेरी गुजारिश है आपसे आप हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर सुमेर जी को मोमेंटो से सम्मानित करें। जरूर।
तो आज के एपिसोड में हमने डिस्कस की हेल्थ एजुकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके पैरामीटर्स की किस तरीके से मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में हेल्थ एजुकेशन जो है वो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनील सर, आपका इस शो के मेंटर होने के तहत हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण शो जो है वो आप हमारी जनता तक लेकर आए हैं, और डॉक्टर सुमेर आज के गेस्ट होने के लिए, आपका समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारी चर्चा से अगर आपको एक नई सोच मिली है, किसी भी सवाल का समाधान मिला है या अपने सपनों को नए शब्द दिए हैं, तो यही सफल शो की असली पहचान है। क्योंकि शिक्षा, कौशल और सपनों के साथ चलकर ही भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। याद रखिए, आज का प्रयास कल की उपलब्धि है। भारत के विकास के इस मिशन में आपका योगदान आप जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हर कदम पर भारत के सपने को साकार करें। जय हिंद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।